এবার দেখুন দিদি বলবে, দাদা বলবে, ভাইপো বলবে, বৌদি বলবে, কাকি বলবে, নানি বলবে, কে বলবে সেটা আমরাও দেখবো, জনগণ তো বলেই দেবে। আমরা তো এত নিউজ দেখলাম, দিদিকে বলো ফোন করলো, এবার ওর পুরো बायोडाटा बोलছে 39 वार्ड के मार्कस स्क्वायर में आप अंदर जाइए, आपने अगर नाक पर रुमाल नहीं रखा, बदबू से आपको उल्टी नहीं आई, तो आप मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा। मुसलमानों को डरा के, चमका के, धमका करके, मुसलमानों को बीजेपी नाम का एक खौफ दे करके कि ये पार्टी मुसलमान के अगेंस्ट में है, ये सिर्फ मुसलमान के इमोशन के साथ खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई भी योजना लाई, उसमें कभी इम्पार्शियलिटी, कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं की गई कि इन योजनाओं को मुसलमान यूज नहीं करेगा, सिर्फ हिंदू यूज करेगा। इमाम बाता किसने स्टार्ट किया? सर पर दुपट्टा रख करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? किसने विष्णु माता बनाया? किसने पंडितों को बाता नहीं दे करके इमाम को दिया? तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये श्रीमती ममता बनर्जी ने खेली है। आपने कभी भी सुना कि मुसलमान लड़कियों के लिए, क्योंकि मुसलमान लड़कियां जो होती हैं उनको बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल में रखा जाता है, तो मुसलमान लड़कियों के लिए कोई गर्ल्स यूनिवर्सिटी खुली? आज सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो कीचड़ वो उछाल रही हैं डिवाइड एंड रूल का, क्यों नहीं श्रीमती ममता बनर्जी ने 3 तलाक बंद करवा दिया था? क्यों नहीं श्रीमती ममता बनर्जी ने पॉलीगैमी एंड हलाला बंद करवा दिया? क्यों नहीं श्रीमती ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुसलमान जितने भी मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए? क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो ये सारी चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। मुसलमान लड़कियों के लिए श्रीमती ममता बनर्जी ने सिर्फ कुआं खोदा है कि डूब के मर जाओ। अनीश खान मुसलमान नहीं है, उसके फादर मुसलमान नहीं है, वो लोग क्या है? हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, डोम हैं, दुसाद हैं, क्या है? अनीश के फादर से मिलने के लिए चले जाती, बेचारा असहाय है, हेल्पलेस है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अभी जवान बेटा मरा है। প্রধানমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কি বল? लेट मी लाफ फर्स्ट, मुझे बहुत अच्छे से हंस लेने दीजिए पहले। স্টাডি এমবিবিএস ইন বাংলাদেশ। নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান? তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এমবিবিএস। স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা। নমস্কার নাজিয়া। নাজিয়া, নেতাজি ইন্ডোর থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় 20 লক্ষ মহিলার হাতে লক্ষ্মীর ভান্ডার তুলে দিলেন। এত চুরি চামারি টাকা আছে, কি করবেন দিদি? একটু দিয়ে দিলেন, দিয়ে দিচ্ছেন। देखिए हमारे रमज़ान में ना फितरा और ज़कात हम लोग बहुत निकालते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी कमाई का और हमारी प्रॉपर्टी और संपत्ति का, गोल्ड का 2.5% हम लोगों को देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि पूरा साल हम लोगों को, मैं विस्तार में बता दे रही हूँ कि पूरा साल हम लोगों के ऊपर कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट नहीं होता है। अब दीदी को लगा कि भाई इतना चोरी चबाड़ी का पैसा हम ला चुके हैं। अभी हालिया हम लोगों ने 4,000 करोड़ का एक चिट फंड और देखा, उससे पहले शारदा नारदा देखा। जनता का इतना पैसा, गोरू प्रचार, कोयला चोरी, तो हर चीज़ों में चोरी चमारी कर रही है। तो दीदी ने जनता को अपनी ईडी से, सीबीआई से और एजेंसी से बचने के लिए अपना भाईपो का वार करके उन्होंने 500-500 रुपया सबको बांट दिया है। देखिए बोलने को वो चेक है 20 लाख रुपए का, চেক 20 লাখ না, 20 লাখ মহিলাকে দেওয়া হয়েছে 500 টাকা করে, আর যারা যারা তপশিলি জাতি তাদের জন্য 1000 টাকা করে। अब आप बोलिए कि 500 रुपए में आपका घर चल सकता है? भाई आप भी एक रिपोर्टर है, आप भी लक्ष्मी भंडार आप अप्लाई कर सकती हैं, आप भी नॉमिनेशन कर सकती हैं, क्योंकि आज दीदी का 1,51 लाख महिलाओं ने और ज्वाइनिंग दी है लक्ष्मी भंडार के लिए। तो क्या 500 रुपए में उनका घर चल रहा है? 500 रुपए में किसी का घर नहीं चलता है। वो दिखाने के लिए ये सब कुछ हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेक बाउंस कब होगा। कहीं देखिए तो 1-2 दिन में जनता फिर रोड पर ना बैठ जाए गांधी स्टेचू के नीचे और नेताजी स्टेचू के पीछे कि भाई ये चेक भी बाउंस हो गया। क्योंकि जब उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निकाला था तो हमने अनकाउंटेबल ऐसे न्यूज़ देखे कि भाई वो तो चेक भी इशू नहीं कर रहा है, और जो चेक इशू कर रहा है उसको डीएम अप्रूव नहीं कर रहा है, और डीएम अगर अप्रूव कर रहा है तो वो बाउंस कर जा रहा है। तो देखिए दीदी मतलब चोरी, दीदी मतलब चिटिंगबाजी, दीदी का मतलब ही होता है धोखा देना। उन्होंने अपना स्लोगन ही रखा है, खेला होवे। वो इंसान के हर एक इमोशन के साथ खेला कर रही हैं।
मुझे डर है कि कमिंग वीक जब आप आइएगा तो कहीं आप ये नहीं बोलिएगा कि सब चेक बाउंस हो गया और सब बैठे हुए हैं धरना पे प्रदर्शन कर रहे हैं झंडा डंडा लेकर के कि दीदी हटाओ और बंगाल बचाओ। मुझे ऐसा फील हो रहा है। নাজিয়া দিদিকে বলো পার্ট 2 উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে আজকে, কি বলবে? এর আগে আমরা দেখেছি দিদিকে বলো পার্ট 1, মানে দিদিকে বলো এর আগেও হয়েছিল প্রকল্প, তারপরে আবার দিদিকে বলো 2। एक सलमान खान की एक मूवी आती है टाइगर 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 जिंदा है, टाइगर कभी नहीं मरेगा, टाइगर जंगल में ही रहेगा, टाइगर बाहर नहीं निकलेगा, शहर में नहीं आएगा। तो देखिए ये सब नॉनसेंस जो है ना वो सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। दीदी के बोलो तो दीदी तो कभी बोली ही नहीं, दीदी ने तो कभी फोन उठा करके किसी से बात ही नहीं किया, वो सिर्फ इनॉग्रेशन करने के लिए फीता काटने के लिए आती हैं। और दीदी को इतना क्रेज है ना हिंदी सिनेमा का, बांग्ला सिनेमा का, हीरो हीरोइन का इतना क्रेज है कि वो हर चीज चीट करती हैं सिनेमा से लेकर के। उनको हीरोइन ही बन जाना चाहिए था, वो हीरोइन क्यों नहीं बनी हमको समझ में नहीं आ रहा है। এবার দেখুন দিদি বলবে, দাদা বলবে, ভাইপো বলবে, বৌদি বলবে, কাকি বলবে, নানি বলবে, কে বলবে সেটা আমরাও দেখবো, জনগণ তো বলেই দেবে। আমরা তো এত নিউজ দেখলাম, দিদিকে বলো ফোন করলো, এবার ওর পুরো বায়োডাটা বলছে, আপনার বছর কত, আপনার ব্লাড গ্রুপ কত, আপনার কমপ্লেক্সন কি রং আপনি আছেন, এই সব জিজ্ঞেস করে কি হবে? আপনি যা কোয়েশ্চেন আছে, যা ওর দুঃখ আছে সেটা তো আপনি জিজ্ঞেস করবেন। আর দিদিকে বলো বলো কিছু আছে না, একটা ইনোগ্রেশন করার জন্য ওনাকে একটা প্রেস কনফারেন্স সামনে আসার কথা ছিল, উনি এসে গেছেন, দিদিকে বলো বলে দিয়েছেন, আর একটু সলমান খান চিটিং করে নিয়েছেন, দিদিকে বলো পার্ট 2 হয়ে গেছে আর কি। বিষয়টা যে এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এটা কুৎসার ভান্ডার করছে বিজেপি। এত সুন্দর একটা প্রকল্প যেখানে পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মহিলারা, নারীরা এই সুবিধা পাচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি লক্ষ্মীর ভান্ডারকে কুৎসার ভান্ডার করছে। না না, আমি তো বলছি যে দিদি মনে হচ্ছে নিজের কথাটা বিজেপির কাঁধার উপরে রেখে বলে দিলেন। सबके घर का धन लक्ष्मी लूट करके, सबके घर का धन लक्ष्मी मार करके अब वो कह रही हैं कि बीजेपी कर दिया है कुत्सा भंडार। तो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए दीदी के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं, तो बस वो हिंदू मुस्लिम कर दिया और सेंट्रल से आया हुआ योजना का नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करके कुछ भी बना दिया। जितने भी अपोजिशन के ऊपर वो कीचड़ उछालना चाहती हैं उसमें एक भी चीज वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट नहीं होती है। आप जितनी चोरी चमारी और बलात्कार और जितना ज्यादा ईडी और सीबीआई पश्चिम बंगाल में हो रहा है किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि 9 केसेस में सीबीआई है, सीबीआई हैव अपॉइंटेड इन 9 केसेस। अब हाई कोर्ट नहीं दिया है भाई, हमने नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी पार्टी ऑफिस से साइन करके दिए जा रहा है, हाई कोर्ट दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी अपने मन की बात, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी भंडार को वाकई में कुत्सा भंडार बना दिया है, तो इसीलिए उनको वो अपने मन की बात जो है वो बीजेपी के कंधे पर रख करके बोल रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी दीदी कैमरा देखने के बाद थोड़ी जज्बाती हो जाती हैं, थोड़ी हाइपर हो जाती हैं। उनको लगता है कि कैमरा में हम मीना कुमारी दिखे, कि हम शर्मिला टैगोर दिखे, उनको ऐसा फील होने लगता है, तो इसी चक्कर में वो कुछ भी बोल देती हैं आकर के। বিষয়টা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী এটাও বলেছে একদম বিজেপিকে কটাক্ষ করে যে যে দলের কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি সেই দল কৌটো নাড়াচ্ছে কেন, কৌটো নাড়ায় কেন। देखिए बीजेपी के पास करोड़ रुपए है कि बीजेपी के पास 1 रुपया है, ये इस मैटर में जाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जनता भूख ज़रूर मर रही है। अभी मैं पॉलिटिकल पर्सन के बात पर जाऊँगी ही नहीं। हमारा एक महत्व होता है किसी भी प्रोग्राम को करने का, किसी भी मीटिंग मिছিল को करने का, कि हम वो जनता के बिहाफ में करते हैं। क्योंकि अगर हम जब एक नेशनल पार्टी रोड पर उतरती है तो वो जनता की प्रतिनिधि होती है। जब हम लीडर बनते हैं तो हमारे कंधों पर जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस स्टेट में हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। आज जिस मुसलमान के वोट से श्रीमती ममता बनर्जी बंगाल में भारी बहुमत में जीत करके आई हैं और फिर से वो राजा महाराजा के चेयर पर बैठी हैं,
वही मुसलमान आज भूखा मर रहा है, वही मुसलमान आज जिस दशा में है उसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम एरिया में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि डोम की जिंदगी भी मुसलमान से बेहतर है जिस हिसाब से मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है। आपको पता है बड़े बड़े नालों में, राजा बाजार के ऊपर बड़े बड़े नालों पर चेयर लकड़ी का ये चौका बना करके लोग सोते हैं, जमीन के अंदर नीचे में लोग सोते हैं और ऊपर में हस्बैंड वाइफ सोते हैं। उसी घर में किचन है 200 स्क्वायर फीट में, उसी में बाहर में बाथरूम है और उसी में खाना बन रहा है, उसी में बच्चा पैदा हो रहा है। आप सोचिए कि जिस मोहल्ले में आप मुस्लिम मोहल्ले से गुजरिएगा तो आपको अपने नाक पे रुमाल रखना पड़ता है। आप राजा बाजार से गुजरिए, आप केला बागान से गुजरिए, आप बेलगछिया से गुजरिए, आप कलेजी पट्टी से गुजरिए, देखिए आपको नाक पर रुमाल रखना पड़ेगा। मैं बहुत दूर आपको नहीं जाने के लिए बोल रही हूँ। 39 वार्ड के मार्कस स्क्वायर में आप अंदर जाइए, आपने अगर नाक पर रुमाल नहीं रखा, बदबू से आपको उल्टी नहीं आई, तो आप मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा। ये दशा है मुसलमानों की। मुसलमानों को डरा के, चमका के, धमका करके, मुसलमानों को बीजेपी नाम का एक खौफ दे करके कि ये पार्टी मुसलमान के अगेंस्ट में है, ये सिर्फ मुसलमान के इमोशन के साथ खेल रही हैं। आज वाकई में लोगों के हाथ में कटोरा आ चुका है। आज वाकई में इंसान, जितने भी जनता यहाँ पर है, जितने भी सिटीजन है, जितने भी वोटर्स है, उनकी दशा खराब हो चुकी है। आप सोचिए सारे मिल्स बंद, आप सोचिए सारी फैक्ट्रीज बंद, आप सोचिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप सोचिए कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो धरना पे बैठे हुए हैं। आप टीचर वाले में देख लीजिए, आप आयकर भवन का देख लीजिए, हर एक विभाग के बाहर में आप देखिएगा कि 1000 आदमी प्रदर्शन में बैठा हुआ है या भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। टीचर वाला माजरा हम लोगों ने सामने में देखा, औरतों का बलात्कार हम लोग सामने में देख रहे हैं। तो कटोरा तो वाकई में आ गया है। हर एक साल हम लोग एक नया चिट फंड देखते हैं कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। तो डेफिनेटली शुभेंदु अधिकारी जी ने जो निर्णय लिया था वो जनता के बेटरमेंट के लिए और जनता की आवाज बन करके लिया था। हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दिस इज नॉट अ वैल्यूबल थिंग, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस करंट सिचुएशन। अभी करंट सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि जिस जनता ने श्रीमती ममता बनर्जी को चुन करके अपना सीएम बनाया है, वो जनता या तो ठगा रही है, वो जनता या तो पुलिस से मर रही है, वो जनता या तो ट्रैफिक पुलिस से मर रही है, वो जनता या तो चिटिंग या तो किसी फेक एफआईआर के बदौलत अरेस्ट हो रही है। आप सोचिए ना, हाल ही में एक प्रेस रिपोर्टर अरेस्ट हुआ क्योंकि उसने गांजा के मैटर को हाईलाइट किया था। एकदम बीरभूम में थाना के बगल में गांजा का कारोबार हो रहा था और उसको 1 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। वो बंदा अब जा करके शायद बाहर निकला है, निकला भी है कि नहीं निकला है, या फिर उसको अंदर डाल दिया किसी केस में फंसा करके। तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो वोटर है। तो जनता के हाथ में कटोरा ही है, कटोरा है जनता के हाथ में। तो वो जनता की आवाज बन करके हम निकले हैं और बहुत जल्द मैं तो टीपू सुल्तान मस्जिद के पास अपनी मुसलमान बुरखा वाली औरतों को लेकर बैठने वाली हूँ भीख मांगने के लिए, क्योंकि मुसलमान औरतों का यही हाल हो गया है। মুখ্যমন্ত্রী বলছে দেশে যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে না, ডিভাইড অ্যান্ড রুলের রাজনীতি করছে কেন্দ্র, একদম সরাসরি বিজেপিকে বলেছে এবং এর বিরুদ্ধেই কিন্তু আমাদের লড়াই, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কি বলবে? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। जब 2 थी तब भी उसका स्लोगन सेम था, और जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हुई तब भी उसका स्लोगन सेम है। जब 2 थी तब भी वो टोंट सुनती थी कि हम 2 हमारे 2। आज जब वो हजारों और लाखों की तादाद में है, ये पूरा परिवार पूरे भारत में छा गया है गेरुआ रंग से, तब भी हमारे ऊपर घमंड नाम की चीज नहीं आई है। और द सेकेंड थिंग कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई भी योजना लाई उसमें कभी इम्पार्शियलिटी, कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं की गई कि इन योजनाओं को मुसलमान यूज नहीं करेगा, सिर्फ हिंदू यूज करेगा। उन तमाम योजनाओं को इक्वालिटी के हिसाब से सबको बराबर करके बांटा गया और सबको दिया गया। अब ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हाथ नहीं लगा। अब आती है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, क्योंकि अगर मैं छोटा सा बोलूंगी तो जनता समझ नहीं पाएगी। डिवाइड एंड रूल, इमाम बाता किसने स्टार्ट किया? सर पर दुपट्टा रख करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? किसने
विष्णु माता बनाया, किसने पंडितों को बाता नहीं दे करके इमाम को दिया, किसने ये अनाउंस किया था 2011 में जामा मस्जिद में बैठ करके इमाम बुखारी के बगल में कि उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान हम बनाएंगे। हालांकि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पूरा पॉलिसी खेला। कौन मजार जाता है, कौन सर पे दुपट्टा रखता है, कौन अफ्तार करता है, कौन अपने नेताओं को टोपी पहनाता है, कौन जाकर के ईद की नमाज में खुतबे के वक्त, अभी हालिया हुआ है सबने देखा, ईद की नमाज में खुतबे के वक्त जाकर के स्पीच देता है, कौन जाकर के मौलाना शाही इमाम के पास बगल में खड़ा होकर के माइक पकड़ के स्पीच देता है, वो भी नुसरत जहां जैसी हाफ पैंट वाली को लेकर के। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये श्रीमती ममता बनर्जी ने खेली है। आप सोचिए कि मुहर्रम में एक दिन की छुट्टी देना और विसर्जन को मना करना, ये क्या था? ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था। जबरदस्ती का अफ्तार में बैठना टोपी लगा करके, ये क्या था? ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था। आपने स्टार्ट ही किया आते हुए कि आपने रुकबानुर रहमान रिजवानुर के मरने पर आपने रुकबानुर को एमएलए बना दिया। क्यों बना दिया आपने? डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी। तो ईच एंड एवरी स्टेप अगर आप श्रीमती ममता बनर्जी का देखिएगा और सही तरीके से देखिएगा, पॉइंट वाइज और स्टेप वाइज देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि श्रीमती ममता बनर्जी ने हमेशा ये हाईलाइट करने की कोशिश की कि मेरा जो समर्थन है, मेरा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो मुसलमानों की तरफ ज्यादा है। ये किसने कहा था? ये श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि हम 10 लाख मदरसे को एड देंगे। उनकी सरकार जब 2011 में आई थी, आई हैव ईच एंड एवरी आर्टिकल, वो जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक की है मेरे पास पूरे आर्टिकल से, वो मुझे डिनाई नहीं कर सकती हैं मेरे मुंह पर। मेरे पास हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल है, लेकिन आज तक मदरसे को कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुसलमानों को अगल बगल बैठा करके और फरहाद हकीम को बैठा करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि देखो मुझे हिंदुओं से प्रॉब्लम है। उन्होंने विसर्जन को रोक करके, मुहर्रम की छुट्टी दे करके उन्होंने ये साबित किया कि देखो हमको मुसलमानों से सॉफ्ट कॉर्नर है। देखिए ये दीदी का बहुत बड़ा चाल है। वो एक्चुअली में मुसलमान के लिए कुछ करती नहीं है, ना नौकरी देती हैं, ना अच्छी रिहाइश देती हैं, ना मुसलमान लड़कियों के लिए वो उन्होंने आज तक कुछ किया। आपने कभी सुना कि मुसलमान को एक गर्ल्स नया कॉलेज खुला है? आपने कभी भी सुना कि मुसलमान लड़कियों के लिए, क्योंकि मुसलमान लड़कियां जो होती हैं उनको बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल में रखा जाता है, तो मुसलमान लड़कियों के लिए कोई गर्ल्स यूनिवर्सिटी खुली? ना चाहते हुए भी, बिल्कुल हर समाज के और अपने इस्लाम के बियॉन्ड जाते हुए भी मुसलमान लड़कियों को को एडुकेशन में जाकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है। तो ये जो माहौल इन्होंने बनाकर रखा है, ये मुसलमानों को एक तरफ से वो दबा भी रही हैं और दूसरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को ये चर्चा में दे रही हैं कि देखो मैं मुसलमान के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा। तो ये डिवाइड एंड रूल का जो पूरा गेम है, ये श्रीमती ममता बनर्जी का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। हम लोग बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ट्रांसपेरेंट एथिक है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूल एंड रेगुलेशन है कि भैया मेरे लिए जनता सब समान है। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो डोम है, वो कौन है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को बस इतना मतलब है कि मेरी जनता मेरे से खुश रहे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो कीचड़ वो उछाल रही हैं डिवाइड एंड रूल का, क्यों नहीं श्रीमती ममता बनर्जी ने 3 तलाक बंद करवा दिया था? क्यों नहीं श्रीमती ममता बनर्जी ने पॉलीगैमी एंड हलाला बंद करवा दिया? क्यों नहीं श्रीमती ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुसलमान जितने भी मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए? क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो ये सारी चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, ये सारी चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मेरा मंडे मैटर है पॉलीगैमी हलाला का, मैं वॉइस रेज कर रही हूँ कि पॉलीगैमी हलाला बंद होना चाहिए। मुसलमान मत 4 शादी क्यों करेंगे? 4 बच्चे संभलते नहीं है, 4 बीवी लेकर आ जाएंगे, क्यों? कहां से खिलाएंगे? पैसा है नहीं। तो ये जो जितना डिवाइड एंड रूल, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, एक दूसरे से लड़ा दो, फरहाद हकीम को ज्यादा करके पोस्ट दे दो। वो उन्होंने कहा कि 1 पर्सन 1 पोस्ट। फरहाद हकीम क्या है? क्या स्टोरी है फरहाद हकीम का? उनसे वो इतना क्लोज क्यों है? वो मीडिया को बता दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जब खुद सीएम ने ये कहा कि 1 पर्सन 1 पोस्ट होगा, तो फरहाद हकीम के पास 3-4 पोस्ट क्या कर रहा है और क्यों है उसके पास अभी तक?
ऐसा क्या सॉफ्ट कॉर्नर है फरहाद हकीम से? क्या फरहाद हकीम की बेटी जैगवार में चढ़ रही है और रेंज रोवर पे चढ़ रही है, तो क्या सारे मुसलमानों की बच्चियां चढ़ रही हैं? ऐसा हो रहा है क्या? क्या फरहाद हकीम की बेटी डॉक्टर बन गई है, तो क्या सारे मुसलमानों की बेटियां डॉक्टर बन गई हैं क्या? क्या फरहाद हकीम की बेटी बर्बेरी और वर्साचे पहन रही है, तो क्या सारे मुसलमानों की बेटियां पहन रही हैं क्या? हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। मुसलमान लड़कियों के लिए श्रीमती ममता बनर्जी ने सिर्फ कुआं खोदा है कि डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। जहेज की वजह से हजारों लड़कियां तो मेरे पास आकर के रोती हैं, लाखों लड़कियों का केस तो मैं दे सकती हूं आपको। क्या आप एग्जाम्पल में दिखाइए, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो दीदी के सामने वो पेपर दीजिए कि ये जो लाखों लड़कियां रो रही हैं मुसलमान के जहेज की वजह से उनको घर पे बिठा दिया जाता है, उनको रोड पे फेंक दिया जाता है, इसका न्याय कौन देगा? कौन देगा? आपने कभी भी सुना कि जो रेप विक्टिम जो बच्चियां होती हैं पॉक्सो केसेस में, उनके लिए, उनके काउंसलिंग के लिए, उनके एडवांटेज के लिए, वो विक्टिमाइज लड़कियों को उस सदमे से बाहर निकालने के लिए दीदी ने कोई अवेयरनेस कैंप किया? नहीं किया। जो एज करके जिन औरतों का बलात्कार होता है उन विक्टिम्स के लिए दीदी ने कोई कॉटेज इंडस्ट्री खोली? नहीं खोली। 3 तलाक पर जिन जिन औरतों का घर बर्बाद हुआ, वो 3 तलाक वाली के लिए ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी में या ग्रुप जेड में ही उन्होंने कोई नौकरी बनाई कि जितनी भी मुसलमान जो जाहिल औरतें हैं जिनका तलाक हो चुका है वो मेरे पास आइए, इस विभाग में आप जाइए, आपका नौकरी हो जाएगा? नहीं हुआ। तो मैं कैसे मानूं कि डिवाइड एंड रूल सेंट्रल कर रहा है? मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूं बचपन से कि डिवाइड एंड रूल तो श्रीमती ममता बनर्जी कर रही हैं। सेम स्ट्रैटेजी है। ঈদের দিনে পবিত্র ঈদের দিনে কিন্তু রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে চলে গেছিল মুখ্যমন্ত্রী একদম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে, কি বলবে? देखिए, उनके नजर में दो ही लोग मुसलमान हैं। एक, अब रुकबानुर रहमान का ना चैप्टर क्लोज हो चुका है भाई, अब हम लोग थक गए हैं। अब रुकबानुर करने से कोई फायदा नहीं होगा। अनीश खान मुसलमान नहीं था क्या? अनीश खान मुसलमान नहीं है, उसके फादर मुसलमान नहीं है। वो लोग क्या हैं? हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, डोम हैं, दुसाद हैं, क्या हैं? अनीश के फादर से मिलने के लिए चले जाती, बेचारा असहाय है, हेल्पलेस है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अभी जवान बेटा मरा है। रुकबानुर रहमान का कहानी पुराना हो गया। देखिए, 3 चीजों को लेकर के दीदी दीदी बनी, नैनो, नंदीग्राम और रुकबानुर रहमान, और बीच में वो पार्क स्ट्रीट वाला रेप केस जिसको दीदी ने कहा था सजानो घटना। दीदी को बहुत अच्छा लगता है कोई प्रेम व्रेम करता है, चुम्मा चाटी करता है, और विक्टोरिया में पेड़ के नीचे छुप करके चुम्मी वुम्मी करता है, ये सब बहुत पसंद है दीदी को। दीदी इसलिए बोलती है न्यूज मत देखो, प्रेम करने वाला सीरियल देखो जिसमें लपड़ झपड़ होता है। तो ये सब चीजें दीदी को बहुत पसंद है। एक्यूरेट एज अ सीएम, संवैधानिक बैरिकेड में एक रिस्पॉन्सिबल औरत के हिसाब से जो स्टेप्स उनको लेने चाहिए, जो अपने स्पीच की डिलीवरी करनी चाहिए, जिससे औरतें कहें कि हमें फक्र है कि एक औरत की सरकार के अंदर हम हैं, ऐसा आज तक हमने कुछ भी नहीं देखा। दीदी मंच पर चिल्लाकर बोलती हैं, ए छेले मेरा प्रेम करबे ना, आमी की बारन करे देबो, आमी की लव जिहाद आनबो। अरे आप तो खुद प्रोवोकेशन दे रही हैं कि हिंदू मुसलमान शादी करो। आप तो प्रोवोक कर रही हैं कि हिंदू मुसलमान शादी करो। आमी की रोमियो एक्ट आनबो यूपी मोतून। अरे भाई, हर रोज लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, स्कूल कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ इफ्टीजिंग होती है, सोशल मीडिया पर लड़कियों को हैरेस किया जाता है और लफ्जों से, वर्ड से मॉलेस्ट किया जाता है। आप कह रही हैं कि प्रेम करो। ये कौन सा सीएम है? वो सारे जवान बच्चों को बिगाड़ रही हैं, वो बर्बाद कर रही हैं सारे बच्चों को। मुझे लगता है कि दीदी को काउंसलिंग की जरूरत है डॉक्टर से। নাজিয়া কুনাল ঘোষ কিন্তু বলেছেন যে প্রায় সিপিআইএম এর রেকর্ডকে ভেঙে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। 2034 অবধি তৃণমূল কংগ্রেসকে পশ্চিমবাংলা থেকে কেউ সরাতে পারবে না, এবং আগামী দিন কিন্তু অপরূপা পোদ্দার বলেছে প্রধানমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কি বলবে? लेट मी लाफ फर्स्ट, मुझे बहुत अच्छे से हंस लेने दीजिए पहले। दीदी प्रधानमंत्री, अच्छा वो तो मतलब मैं भी एंजेलिना जॉली हो जाऊंगी 2024 में, आपको पता है। ब्रैड पिट के साथ मैं मूवी बनाऊंगी। एनी वन कैन टेल एनीथिंग ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही सबके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो
देखिए, सपना देखना और सपने के बारे में कैमरा के सामने बोलना, टू गुड। ये दीदी से अच्छा तो कोई बोल ही नहीं सकता है। ये दीदी नहीं बोला, ये मुखपात्र बोला, मतलब कुणाल घोष और अपरूपा पोद्दार। मतलब पहले कुणाल घोष बोले थे, उनके बाद अपरूपा पोद्दार भी एक पोस्ट किए और उन्होंने बोले कि ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री होंगे और अभिषेक बंदोपाध्याय हम लोगों का सीएम बंगाल का। देखिए, यही कुणाल घोष तो पहले शारदा चिटफंड का मुखपात्र था, अब ये टीएमसी का मुखपात्र हो गया है। अभी बीच में काफी क्लैश चल रहा था, एकदम कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई चल रही थी पार्थो से, फरहाद से और कुणाल घोष से। देखिए, टीएमसी के नेताओं का अपना कोई पर्सनल अस्तित्व, अपना कोई पर्सनल स्टैंड, अपना कोई पर्सनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अपना कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। आप बीजेपी के जितने भी नेताओं के पास जाइएगा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लेफ्ट फ्रंट के जितने भी नेताओं के पास जाइएगा, वो अपने थॉट को रखते हैं, वो जो सोचते हैं वो रखते हैं। वो पार्टी का गाना या अपने 1 घंटे की, अपने 10 मिनट की स्पीच में 500 बार नरेंद्र मोदी जी का तारीफ, ये हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। आपने जो सवाल किया वो हमने जवाब दिया। ये चीज आप टीएमसी की पार्टी में नहीं देखिएगा। एक वर्ड बोलेगा, আমাদের माननीय मुख्यमंत्री, আমাদের प्रिय मुख्यमंत्री, वो चटना की तरह बटरिंग करते रहेगा, तलवा में करते रहेगा। तो देखिए, वो प्रधानमंत्री बनेंगी कि क्या बनेंगी, वो तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं भी रोज सोचती हूँ कि थोड़ा और फिगर मेंटेन करके एंजेलिना जॉली बन जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो दीदी को भी के लिए भी मैं कुणाल घोष को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे से देखिए, बंद आंखों से देखिए, खुली आंखों से देखिए, अड्डाबाजी करते हुए देखिए, मदन मित्रा की तरह 2-2 औरतों को बगल में ले करके बाहों में भर करके देखिए, चोरी चमाड़ी करते हुए देखिए, गोरू चोरी करते हुए देखिए, बांग्लादेशियों को यहाँ फेक आईडी बनाते हुए देखिए, अपने ही नेताओं को बलात्कार करते हुए उस वक्त सपना देखिए। जैसे देखना है देखिए, लेकिन जो इम्पॉसिबल है वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि जनता का प्यार, जनता का विश्वास और जनता का उनके ऊपर पूरा अधिकार है। वो हर हाल में प्रधानमंत्री बनेंगे और मेरी ये बात कहीं पर लिख लीजिए कि ऐसा ही होगा।